दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल बसपा प्रमुख मायावती ने ऐसा फैसला किया जिससे कि सब चौंक गए और खासतौर से बसपा का जो कैडर है, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एकदम से उहापोह की स्थिति बन गई। क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरह से मायावती पिछले कुछ साल से लगातार तैयार कर रही थी अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर, और लगातार राजनीतिक विरासत उसको लगभग सौंप ही दिया था पिछले, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन उसके पश्चात जिस तरह घटनाक्रम घटित हुआ, आकाश आनंद ने जिस तरह से अपनी जो स्पीच थी, बड़ी आक्रामक स्पीच उन्होंने दी, उसके बाद कुछ विवाद पैदा हुए राजनीति के अंदर, तो उन्होंने उनसे वे उसको वापस लिया, पर्दे के पीछे किया। लेकिन कल जिस तरह से फैसला उन्होंने किया, आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारी वापस ले ली, और खास तौर से आकाश आनंद ससुर, जो बसपा के कभी बसपा प्रमुख के बड़े करीबी रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ, उनको पिछले दिनों उन्होंने पार्टी से निष्कासित भी किया। तो तमाम विवाद, कुछ घरेलू कारण रहे, उनके पारिवारिक विवाद रहा, क्या रहा, तो इससे राजनीतिक संदेश एक अलग तरह का बसपा कैडर के अंदर गया। और बसपा की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि मायावती कोई भी फैसला एकदम तुरंत ले लेती हैं। उसके चाहे वो कितना सही निकले बाद में, या कितना उसे वापस लेना पड़े उन्हें, लेकिन तुरंत एक्शन लेने में वे कोताही नहीं बरतती है। और आकाश आनंद के सपने थे, जो महत्वाकांक्षा थी, उसको एकदम उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। आखिरकार इससे बसपा की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और किस तरह से आने वाले समय में बसपा का जो कैडर है, जो बसपा के जो नई युवा पीढ़ी तैयार, बसपा के जो समर्थक वर्ग, नया युवा वर्ग जो था, जो आकाश आनंद के साम को लेकर बड़ा मतलब विश्वास था उसे कि बसपा का नेतृत्व आने वाले समय अशोक आकाश आनंद करेंगे। तो इसके पीछे अब जो मायावती का फैसला हुआ है, इससे बसपा की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या बसपा और कमजोर होगी, या इससे कुछ बसपा का फायदा होगा, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़ गए हैं, लखनऊ से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको, जो मायावती का कल जो फैसला किया मायावती ने, कि आकाश आनंद जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने गए थे, और घोषणा भी कर दी थी मायावती ने पिछले दिनों, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया परिवार के अंदर कि मायावती को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा, आकाश आनंद के पर कतर दिए उन्होंने, आकाश को सीधे ना धरती पर ला दिया सीधा। क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों और प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, बसपा अपने जो शुरुआती दिनों का जो संघर्ष था, आज उससे भी बुरी स्थिति में है। देखिए, तब जब काशीराम और अपना जो काशीराम का एक एक उनकी छवि थी, और जिस वर्ग में थी, जिस जाति से आती हैं मायावती, काशीराम आते थे, इन लोगों का जाटव समाज जो है, जाटव समाज भी मायावती से धीरे धीरे दरकता रहा। बाकी एससी एसटी और जो ओबीसी है, वो तो पहले ही दरक चुके हैं। 2014 के बाद से धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। अब हालत ये आ गई है कि मायावती को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार जैसे पार्टी रिवाइवल के लिए उन्होंने जो कदम उठा रही है, वो सब उनके लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो रहे हैं। और तो अभी जैसे जो चर्चा में आई, जो आपने जिक्र किया कि आकाश आनंद को निकालना, सिद्धार्थ शंकर जो थे, ये सब कद्दावर नेताओं में माने जाते थे। और इनका, चूंकि आकाश तो अभी बिल्कुल नए थे, उनका 4-5 साल 6 साल से, अच्छा, धीरे धीरे मायावती प्रोजेक्ट कर रही थी उनको। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षी यंग था, डायनेमिक था। और याद होगा आपको, उनको लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको उन्होंने सभी चीजों से अलग कर दिया था, जब उन्होंने एक मात्र भाषण दिया था और बीजेपी में हमलावर हुए थे। तो सबसे पहले मायावती को जो उन्होंने एक्शन लिया है, वो उनके पार्टी का नीतिगत फैसला है। और जाहिर बात है, वो पार्टी ने नहीं, वो मायावती इंडिविजुअल ने लिया है। मायावती का अपना फैसला, इसमें पार्टी के लोगों का, क्योंकि पार्टी जो है वो एक सिर्फ स्टेप पे काम करती है, जो मायावती कहती है। विजन जिसे कहिए, कि जैसे बीजेपी में कहते हैं मोदी और अमित शाह, ये जो निर्णय लेते हैं, उसके बाद कोई तीसरा आदमी नहीं है। वो सलाह भी किसी नहीं मांगते, वो अपने हिसाब से। और ठीक वैसा ही बीएसपी में है। अच्छा, लगातार आप 2009 के बाद से देखिए, जब मायावती की सरकार गई, मायावती की सरकार 9-12 में अखिलेश आए, 9-12 तक तो आपका उनका ठीक था। उनके सांसद भी थे, उनके विधायक भी अच्छी संख्या में थे। लेकिन जब अखिलेश सरकार में आए, उसके बाद धीरे धीरे वही बसपाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मतलब हम लोग, कई आपने भी देखा होगा, आप भी शहर में टहलते हैं, तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो नेता, छोट भैये से लेके बड़े नेता तक, उसमें एक, देखिए, महत्वाकांक्षी सब होते हैं। और उनमें रहता है कि जो सरकार सत्ता में, उसका झंडा रहे।
वो ताबड़तोड़ सब साइकिल के झंडे पे आ गए। और जब 17 में सरकार गई अखिलेश की, उसके बाद उसी में से काफी लोग, मैक्सिमम 80% लोग जो ठीक ठाक एक क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनमें सब सनातनी हो गए, सब बीजेपी में का झंडा लगा के टहलने लगे। क्योंकि सत्ता में रहने पे आपको फायदा मिलेगा, पुलिस वाले आपको ध्यान देंगे। तो बसपा का ग्राफ लगातार नीचे चला गया। और साथ में लोकसभा कितने इलेक्शन देखे, मायावती अब तक कितने इलेक्शन लड़ी होंगी। सबसे दुर्गति अगर कभी हुई है तो वो 2014 में हुई, 2024 में हुई है। और उसके बाद विधानसभा इलेक्शन में तो देख ही लिया सबने। मात्र एक सीट पाना। दिल्ली गए, दिल्ली में भी धराशायी हो गए। हरियाणा गए, हरियाणा में भी धराशायी हो गए। मायावती लड़ती तो अकेले है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत लगातार, देखिए वोट प्रतिशत गिरना किसी पार्टी के खत्म होने की निशानी है। जब आपका जनाधार शिफ्ट हो रहा है, आज मेरी सत्ता है तो लोग मेरे साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन कल मैं अगर चुनाव हारता हूं तो उसके बाद प्रशांत कौशिक के साथ चले आएंगे कि वो जीत रहे हैं तो सत्ता का सुख तो हमको भोगना भोगना है। तो ये बड़ा नेचुरल एक पैरम वो है कि आपको सत्ता के पास रहना है। मायावती के साथ जो इस वक्त जो दलित है, जो ओबीसी है, वो जानता है बहन जी के साथ रहने पे हमारा कोई काम नहीं है। प्रधान भी जानता है कि ये फलाने जाति का गांव है। अगर खुदा न खास्ता प्रधान सवर्ण है, तब तो आप ऐसी तैसी मान लीजिए। वो जानता है कि ये, और ज्यादातर जो जहां से मायावती का जिसे कहते हैं जन्म हुआ था, जो मायावती अपने गांव को कहती है, वहां भी मायावती शून्य पे आ गई। तो ऐसे में आप यूपी और इंडिया लेवल पे आप क्या कर सकेंगी। कहीं अगर कोई जीतता है, आपके विधायक जीतते हैं, चाहे वो राजस्थान में जीते, चाहे वो आपके हरियाणा में 1-2 सीट जीते, लेकिन वो पूरे 5 साल से पहले ही दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बहन जी जो दबाव है बीजेपी का, वो सब जानते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो शायद 3 घंटे की बहस हो जाए। बहन जी के ऊपर इतना दबाव है कि उस पार्टी को बीजेपी ने ही खत्म किया, और ये बहन जी नहीं समझ पा रही है। किसी को निकालने से उनका कोई भला नहीं होता, और किसी के आने से भी उनका कोई। बसपा आज की डेट में वो लॉटरी का है जिसे कहते हैं कि निकलनी ही नहीं आती। आप टिकट जो पैसे पे बांटती थी, आज टिकट लेके घूमती है, कोई नहीं देता। लेने वाले कम हो गए। पैसा तो अलग बात हो गई, वो तो डाउनफॉल पे जो है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। जो डूब रहा हो सूरज, उसके साथ कौन रहना चाहेगा। तो ये चीजें मायावती के साथ धीरे धीरे गिरता उनका जो प्रभाव है, खुद उनकी अपनी जो अहमियत है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा तो कुछ भी नहीं रह गई है। जब आपके सांसद ही नहीं होंगे, आप सतीश चंद्र मिश्रा को देखिए, जो उनके सब सेकंड नंबर की लीडरशिप थी। आपने सिर्फ परिवार को ध्यान दिया है, परिवार को ध्यान देते देते आपने बहुत कुछ किया। आपने जितने जो घोटालों की बीजेपी बात करती है, जाहिर बात है फाइलें सब बीजेपी के पास है, केंद्र में सत्ता है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये सब इनका दबाव सामने दिखता है। और जब आकाश आनंद बीजेपी पे हमलावर होते हैं, तो वो ये मैसेज दे देती है कि तुम चुप रहो, तुम किनारे हो जाओ। तो पार्टी उठेगी कहां से। आप जब तक सत्ता का विरोध नहीं करते, तो आपको कोई क्यों मानेगा। क्षेत्र में आप काम करा नहीं सकते, एक हैंडपंप आप लगवा नहीं सकते, या तो अपने पैसे से लगवाइए। तो दलित वहीं रहा जहां मायावती छोड़ के गई थी। बीजेपी ने आने के बाद क्या किया कि उनको राशन बांट दिया, उनको प्रधानमंत्री वाले मकान अखिलेश ने भी किया। और अब बीजेपी थोड़ा प्रोपोगंडा ज्यादा करती है कि हमने इतने करोड़ मकान दे दिए। और भले ही वो धरातल पे जो कहती है, उसका मैं कहता हूं 10% 20% दिखे, लेकिन बाकी 80% इस आस में दे देते हैं, जो कहते हैं कि बीजेपी के साथ, बीएसपी के साथ रहने में हमको फायदा क्या है। आपके अगल बगल अगर गंदगी फैली हुई है और कोई सफाई करने वाला नहीं है, आप बीजेपी बीएसपी दफ्तर में जाके 3 घंटा बैठे रहिए और वहां के नेता कुछ ना करा पाए, तो जाहिर बात अपना ठिकाना तो बदलेंगे ही बदलेंगे। यही इसी सारी चीजों से बीएसपी जूझ रही है। और जिस तरह से दिल्ली में जो सोचती थी मायावती, टाइम में मायावती के दो अच्छे वोट लाते थे, एक बार उन्होंने सीट भी जीती है, उसके अलावा उन्होंने कभी दिल्ली में उनको वो नहीं मिली। और यूपी में तो लगभग साफ हो चुके हैं। तो जब इस तरह की स्थिति आ जाए किसी पार्टी के लिए, तो जाहिर बात है वो एक्शन लेती है। और इस एक्शन में अगर अपने भाइयों पे ही भरोसा जताया लास्ट में,
तो भाइयों ने ऐसा क्या काम किया है? सब फंसे हुए हैं, सबके नाम है। जितने यहाँ पे पत्थर घोटाला हो, जो चाहे ये जो सारे मोन्यूमेंट्स बनाए थे, हाथियों का ये सारी फाइलें हैं। आज की डेट में कहीं मायावती को किसी केस में क्लीन चिट आपने नहीं सुनी होगी कि बहन जी को क्लीन चिट मिल गई। सारे काम ठीक है। इनके बड़े बड़े नेता जो थे कद्दावर, वो निकल गए पार्टी से। उन सबने बीजेपी ज्वाइन की, अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ लीडरशिप देखेंगे तो उनकी जो बड़ी 2009 से लेके जो 14 तक की, 9 से लेके 12 तक की जो थी, इस बीच में 7 में इलेक्शन हुआ था और 12 में शायद इनकी सरकार गई थी। और उसके उस बीच में जो मायावती के जो सबसे बड़े नेता थे, वो चाहे आप आज की डेट में जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री नंदी की आप बात करिए, वो उनके सिपह सालार मजबूत हुआ करते थे। आप चाहे किसी की बात करिए, जो इनके मुस्लिम लीडर थे, वो भी इनसे पीछा छुड़ा के चले गए। उस पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कद्दावर नेता कोई था ही नहीं उस वक्त। टूटी बोलती थी पूरे प्रदेश में। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ी इधर से निकल जाए, बहुत बड़ा बात हो जाती है, भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा रहे हैं। वो हाल जो आज की डेट में ब्रिजेश पाठक का है। ब्रिजेश पाठक खुद हमारा उप मुख्यमंत्री भी एक टाइम में बीएसपी का बहुत बड़ा नेता था। तो अगर बीएसपी का इस तरह से डाउनफॉल हुआ कि आपको अपने ही, जैसे जहाज डूबने लगता है तो चूहे छोड़ के भाग जाते हैं, वैसे ही ये नेता वही अच्छा होता है जो पहले जान ले कि अब इस पार्टी का पतन होने वाला है। और नेताओं को अपनी एक चाहिए होती है कि मेरी नाव डूबे ना, चलती रहे, पार्टी डूब जाए मेरी वजह से। मैं पार्टी के लिए कोई इतना दमदार सिपाही नहीं होता, जब जिसने पार्टी बनाई है एक वही पार्टी की पतवार चलाता रहेगा कि नाव डूबने ना पाए। लेकिन जितने सवारी होते हैं सब भाग जाते हैं। सब भाग तो जाते हैं, मौका देखते ही सब इधर उधर छलांग लगा देते हैं कि कहाँ आज मेरे भी सुरक्षित नहीं। तो बिल्कुल, आज बीजेपी की सरकार अगर जाती है तो आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, इन्हीं में से 60% लीडर जो है वो भाग सब जाएंगे भाग जिसकी सरकार बनेगी। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि सत्ता के साथ ही सुख है। सत्ता सुख देती है, विपक्ष में रहने पे लाठी मारी जाती है, और ये लाठी खाने राजनीति की का आप आदत डाल लीजिए। कड़वा डीएम सत्य है। जी। कड़वा सत्य है तो राजनीति का। जी, सत्ता के साथ ही पूरी राजनीतिक जमात शिफ्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मायावती के साथ इस वक्त वो चल रहा है कि जिस एज में मायावती है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती आज की डेट में। ना तो उनके पास वो अब ताकत रह गई है जब वो 40 साल की थी, और लेकिन एक उनका तेज। मुगल जी इसमें बात यही आती है निकल के, मायावती जिस एज ग्रुप के अंदर हैं, जो उनकी आयु है, और साथ ही जो राजनीतिक वनवास इतने साल से वे काट रही हैं, तमाम पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, संगठन कमजोर हो रहा है, पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और कैडर भी, वोट बैंक भी लगातार सिमटता जा रहा है। उसके बावजूद आकाश आनंद को लेकर एक मतलब उम्मीद थी उसके कैडर में, जो समर्थक वर्ग था बड़ा उत्साहित था आकाश आनंद को लेकर। तो ऐसे में मायावती ने, ठीक है कोई विवाद है या मनमुटाव है, जो भी उनके आपस में रहे हों, लेकिन आकाश आनंद को सीधा एकदम इतना पीछे धकेल दिया उन्होंने कि बसपा का जो भविष्य आने वाला समय, क्या उनका आत्मघाती कदम है उनका, या कल्याणकारी सिद्ध होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैं तो समझता हूँ कि आत्मघाती है। इनको घर की अगर कोई पंचायत थी उसको बैठ के सुलझाना चाहिए था, उनको गाइड करना चाहिए था। ये सीधे निकाल देना उन कार्य। भाई आकाश आनंद की अपनी भी एक नेटवर्किंग थी, युवा उसके साथ थे। मैं जितना जानता हूं, आकाश आनंद के साथ यूपी के जो युवा वर्ग थे, इनके जो वोट थे, उनमें एक अच्छी टीम आकाश आनंद लेके चल रहा था। घर की बात उनकी वाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि बीबी की वजह से हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ गई थी, वो अपने आप को पार्टी का एकदम बिल्कुल सर्वे सर्वा समझने लगी। हस्बैंड तो काम कर ही रहा था, साथ में उनके ससुर की भी बात आई। लेकिन इन सब से दूर आपको अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास 10-20 हजार 1 लाख वोट है, अगर आकाश आनंद जा रहे थे, ठीक है, उसका चेहरा इतना प्रॉम्प्ट नहीं है। आज लखनऊ के किसी चौराहे में अगर आकाश आनंद खड़े हो जाए तो उनको बमुश्किल 2,000-4,000 आदमियों में 2 आदमी पहचानेंगे। वो चेहरा दिखता नहीं था। मायावती भी उसी फेस में चली गई है। मायावती आज की डेट में उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अगर किसी चौराहे पे खड़ा हो जाए तो 100 आदमी खड़े हो जाए। तो ये चीजें जब नेता का डाउनफॉल आता है तो ये चीजें शुरू हो जाती हैं। और बहन जी का अब दोबारा उठ पाना, खासकर समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी की लड़ाई चल रही है, पार्टी का ओरिजिन तो यूपी से ही है ना। सरकार तो उन्होंने 3-4 बार बनाई, 5 बार।
वो भले ही 6 महीने की सरकार रही हो, भले ही पूरा टर्म इन्होंने किया, जितनी दबंगई से किया बेहतर किया। उनको माना जाता था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक शक्ति होती है वो मायावती उसका पर्याय थी। जितनी सख्त मायावती थी, ठीक है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 थी, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जब सख्ती करती थी तो अपने सांसद को, कोई आज की डेट में किसी चीफ मिनिस्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी मौजूदा सांसद को बुला के घर से अरेस्ट करा दे। करवा दिया। तो ये चीजें मायावती का बताता था कि मायावती का रौद्र रूप जब आएगा और मायावती जब एक्शन करने पे आएंगी तो कितना अच्छा करेंगी। लेकिन उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया जब उन्होंने एक साथ अपने मॉन्यूमेंट्स बनवाने शुरू कर दिए, अपने पार्क बनवाने शुरू कर दिए, जिसकी इस जाति बिरादर को कोई जरूरत नहीं थी। भाई उनके साथ ब्राह्मण भी आया, ठाकुर भी आया, उनकी सरकार बनी, अच्छी मजबूत सरकार थी। आपने आपने ऐसे काम कर दिए कि उसके बाद आपको जाना आपका तय था और उसके बाद दोबारा आने की कोई चांस ही नहीं बची, क्योंकि बीजेपी ने वो पूरा गैप खत्म कर दिया। जो एक आपका चंक था उसको खींच लिया। आज आप कितने परसेंट वोट पे खेल रही हैं? तो ये मायावती को सोचना पड़ेगा। और घर की अगर भाई आकाश आनंद का राष्ट्र वो भविष्य क्या रहा? वो बीजेपी उनको लेगी नहीं, समाजवादी पार्टी उनको लेगी नहीं, वो अपनी नई पार्टी बना नहीं सकते, उसका कोई सर्वाइवल नहीं है। तो आकाश आनंद को निकाल को आपको फायदा क्या मिला? आपने सिर्फ पर्सनल खुन्नस की वजह से उसको निकाल के बाहर कर दिया। वो आपको कोई ऐसा भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था कि पार्टी का कहीं उसको तो लग रहा था बहन जी के बाद तो मैं ही रहूंगा, बुआ के बाद भतीजा ही रहेगा। लेकिन भतीजे को आपने ऐसे कान पकड़ में, जैसे कहते हैं ना, दूध में मक्खी की तरह निकाल देना। उस लड़के ने मेहनत भी की थी और भविष्य यंगी हो सकता है, कोई आपका भाई नहीं हो सकता। जब पार्टी, जैसे अब नीतीश कुमार अपने बेटे को ला रहे हैं और उन्होंने उसकी सुबहाट वहां पे शुरू हो गई। अब अगर बेटा आ रहा है तो बेटा भी लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो दिख रहा है और बात कर रहा है सबसे। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए हो जाती है, नीतीश कुर्मी समाज से आते हैं, तो जितने युवा होंगे उस समाज के, वो नीतीश की उम्र और उस उनके लड़के की उम्र के साथ जो चल रहे होंगे, उनसे छोटे भी होंगे, वो कहेंगे नहीं नीतीश का लड़का तेज है, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा स्टूडेंट रहा है। आज वो अगर राजनीति में आता तो ऐसे लोग थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे। आप तेजस्वी को देखिए, लालू ने क्या किया, बड़े बेटे पे कम भरोसा करके छोटे को ज्यादा। तो वो आपकी किस्मत होती है, आपका व्यवहार होता है और आपका एक जो समाज होता है, समाज के बीच में आपकी छवि होती है। तेजस्वी को 12th क्लास पास कहते हैं, लेकिन 12th क्लास में वो लड़का विराट कोहली का कैप्टन था अंडर 14 में। तो उसकी तो उपलब्धि ये रही ना कि विराट कोहली उसके अंडर में खेला है। तो ये चीजें उसकी काबिलियत दिखाता है कि आज उसका अगर वजन ना होता, उसके घुटने में ना प्रॉब्लम होती, तो वो आज क्रिकेट में होता। वो क्यों आता जा राजनीति में? रिटायर होता तब आता। लेकिन ये चीजें, वो आया तो उसने उसको स्टैंड किया। यही हाल मायावती का, चूंकि कोई वो नहीं है ना, बेटा है ना कोई है, तो उनको आखिरकार डिपेंड किसके होना पड़ेगा? आपको अपनी सेकंड टीम तैयार करनी पड़ती है। वो आप बीजेपी नहीं है कि आपने बिना चेहरे के आपने दिल्ली में चुनाव जीत लिया और उसके बाद फिर आप जो है अचानक से आप किसी को, रेखा गुप्ता या किसी प्रवेश वर्मा को आप बना देती है तो सब मान जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक रहती हैं पार्टी के लिए कि आप सेकंड लाइन अपनी तैयार ना करिए। सतीश मिश्रा उसी लाइन पे आ गए, उसी एज ग्रुप में आ गए कि वेटरन वाली स्थिति में आ गए। तो बसपा का पतन लगातार हो रहा है, इसके बाद भी होगा। आप आने वाले चुनाव में देखिएगा, अभी पंचायत चुनाव आएंगे, बसपा लड़ती नहीं है। अब मजे की बात, आप जब लड़ेंगी नहीं तो आपका, हम लोग पत्रकार लोग जो बैठे हैं, वो आपका वैल्यू कैसे करेंगे? आप सीधे लोकसभा लड़ेंगी और विधानसभा लड़ेंगी। उसके अलावा अगर कोई बाई इलेक्शन हो रहा है तो बाई इलेक्शन में जमानतें जब्त हो जाए आपकी, आजाद समाज पार्टी आके लड़ जाती है, लेकिन आप नहीं आती है। तो आपको या अच्छा, तो तो जी जैसे आपने आजाद समाज पार्टी का जिक्र किया, तो आकाश आनंद की हम बात कर रहे थे जैसे, और चंद्रशेखर भी उसी पीढ़ी से हैं, तो युवा युवा नेता हैं वो भी, दलित समाज के, और उन्होंने गेन किया, अपना सांसद बने अपनी दम पे। तो उससे बड़ा स्पष्ट है कि जो युवा है, दलित युवा जो है, खासतौर से जो बसपा का कभी समर्थक रहा था, आज वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के अंदर अपनी उम्मीदें देख रहा है।
उससे जुड़ता दिखाई देता है। तो ऐसे में आकाश आनंद ने भी वो एक उम्मीद जगाई थी युवा वर्ग जो समाज का है, दलित समाज का। ऐसे में मायावती के इस निर्णय से तो वो जो वर्ग है वो और ज्यादा शिफ्ट होगा चंद्रशेखर रावण की तरफ, क्योंकि जब आप अपने युवा नेता को घर बैठा देंगे तमाम तरह के उस पे एक्शन लेकर, तो अगर ये युवा पीढ़ी जो इस समय अपना भ्रमित है राजनीतिक दिशा को लेकर, वो चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो नए सामने आ रहे हैं उनके साथ और जुड़ जाएगा वो तो बसपा को क्या फायदा होगा इससे? देखिए चंद्रशेखर रावण के आने से भी, देखिए बीजेपी और चंद्रशेखर रावण, अब जो पॉलिटिक्स चेंज हुई है उस चेंज में भी चंद्रशेखर रावण का कैरियर आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो आज एक अकेला है, वो कल विधायक जिताएगा, कल वो अपने सांसद जिताएगा, उसने अपनी पार्टी बनाई है। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए ये करे कि हम टाई अप करें, जैसे बीजेपी करती है। महाराष्ट्र में एक टाइम में 1990 में जब स्टार्ट किया था तो शिवसेना के साथ टाई अप करके उसने अपना एंट्री मारी थी महाराष्ट्र में। तब शिवसेना कहिए कि वो उसको बड़ा भाई मानते थे और खुद छोटी पार्टी थी, लेकिन बाद में उसी शिवसेना के दो फाड़ कर दिए और 2022-23 में आते आते आपने एनसीपी को भी, शरद पवार जिसे चाणक्य कहा जाता था, देश का सबसे बड़ा, उसकी पार्टी तोड़ी, शिवसेना के दो टुकड़े किए और आज आप सबसे बड़े भाई की हैसियत में। वही हाल बिहार में हो रहा है। बिहार में भी घुसे थे नीतीश के साथ, नीतीश को बड़ा भाई बताते थे। आज की स्थिति में है कि नीतीश के विधायक की आप संख्या देखिए और बीजेपी की देखिए, बहुत आगे, उन्होंने पूरा जमीन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन जब दोनों अलग लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो वोट नीतीश का है वो कट जाएगा, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। लेकिन अगर जीत के आ गए और बिहार में अगर उस नंबर के करीब आ गए 122 के, तो फिर कहां रह जाएगा? तब तो हमारी आप कृपा पे है। और जब वो 75-76 सीटें हो गई उनकी, आज की डेट में 74 और 75 पे थे। 74 बीजेपी की थी और 75 थी आरजेडी की। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में 2 विधायक और बढ़ गए। तो सीधी सीधी बात है कि आप तो गेन कर रहे हैं ना, और गेन कैसे कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल। अब ये भी यही करेगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर चूंकि बीजेपी का धुर विरोधी है और ये तो अखिलेश से सीट मांग रहा था, ये अखिलेश का जिसे कहिए कि एक गलत फैसला था कि इसने चंद्रशेखर रावण को टाइम नहीं दिया। बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। अगर चंद्रशेखर रावण को ये अपने खेमे, हालांकि आज भी संबंध बहुत अच्छे हैं, वो जीतने के बाद भी आज विपक्ष में ही बैठा है। तो चंद्रशेखर रावण अगर ऐसा करता है कि भाई हमारा एक सांसद मैं खुद हूं, तो मुझे, अगर यूपी में इलेक्शन होते हैं तो मुझे मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 सीटें दे दो, और जो बीजेपी की सीट है वो मांगे, और लड़ा के अगर जिता देता है तो पार्टी का तो वहीं से शुरू हो जाता है आपका ग्राफ बढ़ना। आपने 3 विधायक करे, फिर सांसद ही आएगी तो कहेगा भैया मैं एक तो हुई, मैं एक और करूंगा। और जब वो जमीन पे जाके लड़ता है तो दबंगई से लड़ता है, वो झुकता नहीं है, वो जेल जाने के लिए नेता आज की डेट में वही सही है जो आप जेल जाने के लिए जनता के लिए तैयार रहिए। अगर आप थोड़ा पोलाइट हो जाएंगे और अगर एसओ से आप सरसर करके बात करने लगेंगे तो लोग समझते हैं कि आप बेवकूफ आदमी है, आप नेता किस बात के। तो लाठी खाने वाले नेता और एक जो सोफिस्टिकेटेड नेता होते हैं, दोनों में अंतर करना समाज जान चुका है, खासकर दलित वर्ग। दलित ओबीसी रावण को इसीलिए, जो युवा है वो जानते हैं कि ये टू द पॉइंट बात करता है। मायावती में कौन आदमी, एक आदमी का नाम आप बता दीजिए, कमेंट करके दर्शक हमारे बताएं कि बहन जी की पार्टी में कौन ऐसा आदमी है जो सड़क पे उतर के, चंद्रशेखर रावण ने जो पिछले 3, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, 3 जगह जिस तरह से उसने बात की है और जिन मुद्दों पे बात की, वैसा कोई एक आदमी आया है? अब डरने लगे हैं लोग, बसपा में रहते भी हैं तो डरते हैं कि हमें थाना ना ही जाना पड़े तो बेटर है, क्योंकि एसओ कब जलील कर देगा पता ही नहीं, एसपी कब उठा बाहर कर देगा टाइम ही नहीं देगा आपको। तो पॉलिटिकल एकदम सिनेरियो चेंज हो चुका है। सपा भी वही जूझ रही है, क्योंकि लोकसभा में बड़े अच्छे नंबर आ गए, जिसको मतलब अप्रत्याशित कहा जाता था, वो अखिलेश की बुद्धि थी कि उसने वो सीटें अच्छी ले ली और वहां पे बढ़िया कैंडिडेट उतारे। अब की बार वो मायावती वाला कांड नहीं किया कि मायावती ने चूज कर ली 2019 की तरह कि हमको इतना चाहिए, और उन्हीं सीटों पे फोकस किया जहां पे समाज, ये चीजें बेहतर हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जब तक, देखिए बसपा का जब तक नेता नहीं सुधरेगा, जब तक सड़क पे नहीं आएगा, इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, ये राम भरोसे है।
तो तमाम जो राजनीतिक चुनौतियां बसपा के सामने, मायावती के सामने लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार चुनौती नए रूप में भी सामने आ रही है, चाहे वो नेता की बात हो, जैसा आपने कहा कि कोई ऐसा कैडर या नेता उनके पास है जमीन पे उतर के संघर्ष करता बसपा अनेक साल से दिखाई नहीं देती है। कि कोई भी मूवमेंट जमीन पर उतर कर ये होता है और उसको चंद्रशेखर रावण ने समझा और उसने जमीन पर उतर कर संघर्ष भी किया और उसने कहीं न कहीं बड़ी सेंध इस समय बसपा के जो युवा समर्थक वर्ग थे उसमें लगा दिए। और उसका उदाहरण भी है इसकी सांसद बन के वह लोकसभा में बैठे हैं। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद मायावती क्यों नहीं समझ रही है कि बसपा के अस्तित्व पर संकट बरकरार है और बढ़ता जा रहा है लगातार। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो पिछले 2-3 या पार्लियामेंट के चुनाव हो, तो लगातार जो ग्राफ है उनका सिमटता जा रहा है। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद भी तमाम बस उदाहरण सामने हैं उनके, मतलब कोई इसमें छिपा हुआ नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आंकड़े क्या है मेरे फेवर के या मेरे विपरीत। उसके बावजूद ऐसा फैसला करना, मतलब ये तो आत्मघाती के अलावा और क्या कहा जाएगा। और आने वाले समय में बसपा को आप कहाँ जाता दिखाई देती है, बसपा आपकी किधर जाती दिखाई देती है उसकी दिशा? देखिए प्रशांत जी, आत्मघाती फैसला ये तो भविष्य बताएगा। जिस तरह से चीज ये है आज की डेट में जो सबसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि मायावती जब तक अपने लोगों के बीच में जाके लगातार संघर्ष नहीं करती, जेल जाने के लिए तैयार है, किसी मुद्दे को बड़ा मुद्दा नहीं, एक आंदोलन जब तक नहीं बनाएंगी तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। और आंदोलन बनाने में यह है कि जिस दिन भी इन्होंने तेज आवाज की, ऊपर से दिल्ली से एक फोन आ जाएगा और किसी ना किसी सूत्र को उनको बता दिया जाएगा कि चुपचाप घर में जाकर बैठ जाओ। ये पब्लिक भी जान चुकी है, इनके अपने वोटर, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो रोज देखते हैं, इनके नेता खुद बोलते हैं बहन जी सन्नाटे में रहती है। और वो अगर बंद कमरे से राजनीति करनी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक के मुद्दों को सड़क पे रह के लड़ना पड़ेगा। इस वक्त अगर यूपी में देखें तो समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई नहीं है जो डंडा खाने और जेल जाने के लिए तैयार रहता है। बसपा का एक लीडर नहीं रह निकलेगा किसी मुद्दे पे। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं मसले हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, जाटव समाज से जुड़े हुए हैं, मर्डर हो जाते हैं, आप क्यों नहीं आंदोलन बनाते किसी को? ये जब आप बाहर निकल के बोलने में ही डरेंगी, और आपको हमेशा जो आपकी एक कोर टीम में बताती है बाहर मत निकलिए, जान का जब मुख्यमंत्री थी तब कहा जाता था, वो 5-6 लोगों के बीच में घिरी रहती थी, वो लोग डराए रहते थे इनको। आज उसमें से ज्यादातर लोग बीजेपी में है, जो इनकी कोर टीम थी। तो इनकी टीम का जो चूज करना था, इन्होंने जिन लोगों पर विश्वास किया, जब वही दगाबाज निकले तो आप बाकी की तो बात ही मत करिए। और जनता तो बहुत क्या कहते हैं चालाक होती है। वो किसी भी, आज आप भजपाई हैं, कल आप कोई और हो जाए तो फिर आप कहेंगे ठीक है भैया हमारा फायदा इसमें, हम जा रहे हैं। कोई दुकान अपनी बंद करने के लिए राजनीति में नहीं आता कि अगर मान लीजिए 20 साल आपने मेहनत की है और अचानक से आपका ग्राफ जब गिरने लगेगा तो आप खुद, आपका आपका आपके इंडिविजुअल आपके कैरेक्टर में ही डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। तो आपको भी उसका कोई ना कोई उपाय देखना पड़ेगा। हाँ, लोग रहते हैं जब आपकी पार्टी मजबूत, आज सपा कुछ भी है, उसके पास सांसद है, उसके पास 100 से अधिक विधायक है, तो वो पार्टी मजबूत स्थिति में दोनों जगह वो विपक्ष में है। और राहुल गांधी का उधर संसद में एलओपी बनना और अखिलेश और राहुल के संबंध अच्छे होना, इंडिया गठबंधन का बनना, मायावती को चाहिए इस वक्त आप बाहर निकलिए, आप बीजेपी से लड़ना छोड़ दीजिए, आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जिस दिन मायावती को जेल भेजने की पहले तो हिमाकत बीजेपी करेगी नहीं, मगर वो स्टेप करना ही नहीं चाहती। सोचिए पता नहीं जरा क्यों खतरा है मायावती जेल उन्हें। भेज दी जाए तो बिल्कुल, कितना बड़ा जन बिल्कुल ठीक है। आंदोलन जाटव समाज कर देगा। इसमें उदाहरण तो आज भी वो मायावती से बड़ा कोई दलित नेता पूरे देश के अंदर नहीं है। अगर मायावती पे कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई तो दलित समाज पूरा तरह एकजुट हो जाएगा मायावती के फेवर में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुझे तो पूरा ऐसा लगता है कि अगर मायावती कुछ स्टैंड लेती हैं तो उन्हें बल्कि राजनीतिक रूप से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी इस तरह का कोई अगर वो फैसला करती हैं, कोई निर्णय लेती हैं तो। जी, तो जी, जी। नहीं, और ये फैसला मायावती को स्वयं करना होगा कि आखिर पार्टी गर्त में आप कहाँ जाती है, अर्श पे की पर्च में। अगर आपको ले जाना तो ये आपको करना पड़ेगा, वही मायावती निकलनी पड़ेगी कि जो आज से 25-30 साल पहले मायावती थी। लेकिन जब एज फैक्टर, फिर हम उसी बात पे आते हैं, जब एक एज फैक्टर आ जाता है तो जाहिर बात है दर्शक भी जानते हैं, और प्रशांत जी आपको भी मैं कह रहा हूं, आज से 20 साल पहले जो आपकी ऊर्जा थी वो आज नहीं है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले एक जो आपका काम करने का जज्बा होता है वो उम्र के साथ साथ डलता जाता है। मानसिक रूप से भी आप थोड़े थोड़े कमजोर होते जाते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो लाल मशरूम खा के अपनी जवानी टाइट रखे हुए हैं।
लेकिन जो आम आदमी है, जो आम नेता है, वो उसके साथ ये सब चीजें नहीं रहती। तो इन चीजों पे मायावती को स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि भैया पार्टी बनेगी कैसे, बढ़ेगी। आज आप शून्य पे हैं, नील बटा सन्नाटा, खाली नाम है बसपा का, पार्टी ऑफिस आपने बना दिया है, उसमें जाके बैठती हैं, 25-50 लोग आते हैं आपसे मिलने, काम खत्म। समाज की उनका कितना काम होता है। मायावती की हैसियत है किसी डीएम को फोन करके कह दे कि भाई हमारे फलाने का काम कर दो, वो खुद फोन करेंगी नहीं। कौन सा ऐसा नेता है भाई? एक जो जीता वो भी अपने इलाके से जीता, वो भी अपने हिसाब से जीता, उसका अपना वर्चस्व अच्छा था। तो 19 में जब आप ये जो चुनाव हुए थे 2017 वाले, 17 के चुनाव में तो यहां तक कहा जा रहा था कि जो बसपा के 19 विधायक हैं वो सारे के सारे बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। वो बीजेपी ने मना कर दिया कि हमें नहीं लेना। तो ये चीजें बड़ा किसी पार्टी को एकदम डाउनफॉल पे लाती हैं कि आपका शीर्ष नेतृत्व ही जब पंगु हो जाए, खुद को हैंडीकैप समझने लगे, तो फिर उसके बाद इस पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है। और ना इसके आगे धीरे धीरे इनको देखिएगा, पार्टी प्रत्याशी ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। और ऐसे लोगों को लड़ाएंगे कि जमानतें ही जब्त होगी, क्योंकि सेफ खत्म हो चुकी है। सेफ खत्म हो चुकी है, सेफ का कोई अब वो नहीं रह गया। आप देखते थे हम तो लोग एक बात है 2000 जब इनकी राजनीतिक सरकार आई थी, राजनीतिक राजनीतिक 2000। लोगों के लिए तो सबसे जी, जरूरी होता है कि जिस पार्टी में है उसकी राजनीतिक रूप से आगे जीतने की कितनी संभावना है, ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा मुद्दा है। और अगर नेताओं को या कार्यकर्ता को लगे कि भाई सीधी संभावनाएं नहीं है पार्टी का, तो वे तो फिर दूसरी पार्टी का रुख भी करते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं आकाश आनंद की अब पारी को अब कहाँ ज्यादा दिखाई देती है आपको? जो राजनीतिक पारी है आकाश आनंद की, जो महत्वाकांक्षा है राजनीतिक रूप से, क्या वो वेट करेंगे दोबारा से बसपा के अंदर मायावती का विश्वास दोबारा से जीतने के लिए, या दूसरा कुछ ऑप्शन में तलाशेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए अगर आकाश आनंद अपनी एक हैसियत अकेले दिखाते हैं, अगर वो सच्चा में तो जाहिर बात है कई पार्टियां उनको लेने के लिए कह देंगे कि आइए आप काम करिए। लेकिन भविष्य आने वाले समय में कोई पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जो टैग लगा है मायावती के साथ का, वो उनका कितना जनाधार है पहले तो आकलन पार्टी को करना पड़ेगा। लेते तभी है ना जब आपका कुछ प्रभाव हो किसी क्षेत्र में। मायावती वैसी खत्म हो चुकी तो उनके आदमी क्या कर लेंगे? अरे तोड़ना है तो उसको तोड़ो, जैसे शिवसेना थी जो बड़े नंबरों में थी, जिनके 45-50 विधायक थे, उनमें से आप 20 को गिरा लेते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जिसके विधायक ही नहीं है, उनको आप, जिसे हम लोग कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब जाएंगे। लेकिन दलित राजनीति ये का चेहरा चीज में तो बन लेकिन दलित राजनीति का चेहरा तो बन चुके हैं आकाश आनंद। तो कम से कम एक चेहरा तो लाइमलाइट वाला चेहरा है कि लोग उनसे जुड़ेंगे, बस सुनने तो जाएँगे लोग उन्हें, अगर वो किसी दूसरे बैनर पे जाते हैं तो। ये मैंने आपसे पहले ही कहा, इनको अपनी वक़्त दिखानी पड़ेगी। इनको अपना कोई एक ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा जनसभा करनी पड़ेगी जहां पे दिखे कि कम से कम 2-4 लाख आदमी आया है। लास्ट ऑप्शन आकाश आनंद को अपना खुद दिखाना है कि मेरा वर्चस्व क्या है, सही मैं साबित किन किन करना। चीजों के बीच में फंसा हूं, मेरे पीछे बैकिंग क्या है। अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो काम खत्म। तो आकाश आनंद को भी घर ही बैठना पड़ेगा, अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा, ज्यादा बेटर है कोई बिजनेस खोल ले। अदरवाइज बीएसपी ने इनका सुपड़ा मायावती ने साफ कर दिया है। और क्या कहते हैं आपका, बीजेपी इनको लेगी नहीं। समाजवादी पार्टी में दरवाजे पहले ही बंद है। हाँ, समाजवादी पार्टी में बसपा अगर आती है इंडिया गठबंधन में, तो मायावती की जगह मैं होता तो जाहिर मैं 2-4 सीट पे ही लड़ता, लेकिन बसपा से को इंडिया गठबंधन के अंदर कर लेता, कम से कम पार्टी सरवाइव तो करती। इन चीजों पे मायावती का ने कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए धीरे धीरे गिर रही हैं। और इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनको बिहार में भी चुनाव 2 सीटों पे लड़ना चाहिए। उनको आगे वाले आने वाले चुनाव में रहना चाहिए इंडिया गठबंधन में, तभी वो सुरक्षित भी है। अगर जब तक डरेंगी तो ये बीजेपी इनको खत्म कर देगी, वोट तो ले ही गई सारा, धीरे धीरे बसपा को भी समाप्ति कर देगी। जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि बसपा को सोचना पड़ेगा, बसपा प्रमुख मायावती को अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, और जब भी सर्वाइव कर सकती हैं और बसपा की राजनीति को भी आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक शैली उनके पिछले कुछ सालों में रही है, वह लगातार बसपा के लिए बड़े घातक साबित हो रही है और बसपा लगातार शून्य की तरफ अग्रसर है। तो ऐसे में आकाश आनंद को लेकर भी जो फैसला उन्होंने किया है, कि उससे तो लगता है कि बसपा के कैडर में और मायूसी छाएगी और आकाश आनंद के सामने चुनौती बढ़ गई कि आने वाले समय की जो राजनीतिक पारी है उसको किस दिशा की तरफ ले जाएं, कैसे साबित करें। तो दोनों के सामने चुनौतियां हैं।
और ये आने वाला समय बताएगा कि बसपा की राजनीति में और क्या उलटफेर होगा, क्या किस तरह की संभावनाएं वहां और पैदा होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं मुकुल जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय को जिस तरह समझाया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।